Hello students, welcome to Tronic Informatics. My name is Dhruv Agarwal. Today I am teaching the topic of class 10th quadratic equation, that is chapter number 4. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे quadratic equation होता क्या है. ठीक है, तो देखिए quadratic equation is a equation that contains at least one term that is squared. ठीक है, तो इसमें कम से कम एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जो स्क्वायर होगी. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 टर्म हो सकती हैं. एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी. ठीक है, अब उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म होनी कंपलसरी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी. ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, या सिर्फ एक्स स्क्वायर की ही टर्म हो. मैक्सिमम 3 टर्म हो सकती हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट. ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग हो गया. ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, एक इसमें टर्म आती है टर्म. ये टर्म क्या होता है? ठीक है, तो टर्म देखो दो चीजों से मिलकर बनती है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल से. ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हमने 5 इंटू एक्स 5x. ठीक है, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो क्या मिल गया 5x. तो ये की टर्म हो गई. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इसको बोलेंगे एक 5x एक टर्म है, 2 एक टर्म है. ठीक है, ये दो टर्म को हमने ऐड कर दिया तो और लिख दिया इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हो गई इक्वेशन. जैसे ही आपने कहीं भी इक्वल टू लगा दिया तो आपको वो चीज आपको क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी. ठीक है, अब इस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, 5x, तो x की पावर कुछ नहीं तो बाई डिफॉल्ट x की पावर 1 होती है. तो इसका मतलब अब ये हो गई लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं इक्वल टू 0 नहीं लगाता, सिर्फ 5x प्लस 2 लिख देता, तो अब मैं इसी चीज को बोलता एक्सप्रेशन. तो किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इक्वल टू कुछ भी लगाओ. जब इक्वल टू 0, इक्वल टू 3 हो, इक्वल टू 4 हो, इक्वल टू 5 हो, कुछ भी हो, इक्वल टू लगा दिया तो उसको क्या बोल देंगे? इक्वेशन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. मैंने बोला था एक्स स्क्वायर की टर्म होनी कंपलसरी, इसीलिए बोल रहा हूं कि a नॉट इक्वल टू 0. एक बार को b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है. ठीक है, हो सकता है, मैं ध्यान दीजिएगा, हो सकता है. ठीक है, जरूरी नहीं होगा ही होगा. ठीक है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2. ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल हो गया. अब यहाँ पे 3 टर्म है. ठीक है, अब देखो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x और कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू 5 हो जाएगी, c की वैल्यू 6 हो जाएगी. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है. तो उसके 3 तरीके होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एक एक करके हम लोग काम करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, अब ये जितने भी 3 मेथड हैं, इन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उससे x की वैल्यू निकलेगी. जब भी आपको मैंने बोला हाउ टू सॉल्व का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में x की वैल्यू निकालनी. और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपको पता है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसका मतलब मैक्सिमम x की 2 वैल्यू आ सकती है. बाकी हो गई, x की मैक्सिमम 2 वैल्यू आ सकती है, जितनी डिग्री उतनी वैल्यू. ठीक है, और उन वैल्यूज को बोला जाता है रूट्स या जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो भी x की वैल्यूज आएंगी उनको बोला जाएगा रूट्स या जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्व का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, अब इसमें x की जो भी 2 वैल्यूज आएंगी वो हो सकता है दोनों सेम हो या हो सकता है दोनों डिफरेंट हो. अब सपोज x की 2 वैल्यूज आ गई 2 और 3, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, दोनों सही हैं. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे. ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड पे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है. तो हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो एक्स स्क्वायर की टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आ जाएगा 6x स्क्वायर. ठीक है,
अब जो इनका प्रोडक्ट आया 6x², अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हम लोग फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, 6x² को दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे और सम की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, और सम की फॉर्म में क्या आना चाहिए, 5x। ठीक है, अभी समझना, देखो और थोड़ा अभी और क्लियर होगा। ठीक है, तो x² इंटू 6 क्या आया, 6x², आंसर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दो फैक्टर ब्रेक होंगे और दो फैक्टर को सम की फॉर्म में ब्रेक करना है, और सम उनका क्या आना चाहिए, 5x। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखो 6x² मल्टीप्लेट हो गया। अब मैंने 6x² को 2x और 3x में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 2x और 3x का सम क्या आ रहा है, 5x। बात क्लियर हो गई। अगर यहीं पे 6x² की वैल्यू नेगेटिव होती, यानी x² और 6 का प्रोडक्ट नेगेटिव होता, तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे हमने सम लिया ना, 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x, इनका प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, 2x इंटू 3x इक्वल टू 6x²। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लूंगा भी जिसमें माइनस का केस लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग प्लस का केस लिया, तो 6x² को हमने 2x और 3x में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 2x और 3x का सम कितना है, 5x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही मैंने लिखा जो भी बोला मैंने, 5x को ब्रेक कर लिया, 2x प्लस 3x। ठीक है, अब देखो x² और 2x जो स्टार्टिंग की दो टर्म है उसमें x कॉमन आ रहा है, 3x और 6 में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा, 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन में x प्लस 2 बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बाहर ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस 3। बात क्लियर हो गई। अब ये इक्वल टू जीरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, x प्लस 2 और x प्लस 3 का प्रोडक्ट जीरो है, तो दो वैल्यू का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो फर्स्ट वैल्यू जीरो होगी या सेकंड वैल्यू जीरो होगी। ये देखो वही काम कर रहे हैं, या तो x प्लस 2 जीरो होगा या x प्लस 3 जीरो होगा। अगर x प्लस 2 जीरो होगा तो x माइनस 2 आएगा, x प्लस 3 जीरो होगा तो x माइनस 3 आएगा। ये लीजिए फाइनल आंसर। अब इन वैल्यूज को क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक हमने एग्जांपल लिया फैक्टराइजेशन से जब हमने प्लस का काम किया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं माइनस की। अब एक एग्जांपल लेते हैं माइनस का, x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² और 6 को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस 6x²। अब माइनस 6x² आ जाएगा, तो दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस x हो, इनका डिफरेंस x हो, माइनस दिया है तो डिफरेंस, प्लस दिया है कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस दिया है तो सम। ठीक है, अब देखिए x² और 6 माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 6x² हुआ। अब मैंने ऐसी दो टर्म ले ली, अभी भी 3x और 2x लिया, लेकिन अब इनका डिफरेंस देखो, 3x माइनस 2x इक्वल टू x। ठीक है, वहां पे 5x था तो सम लिया, यहाँ पे इन्हीं टर्म का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, देखिए x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, 3x माइनस 2x x माइनस 6 एज इट इज, x² एज इट इज। फिर से वही सेम प्रोसेस, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले लिया, देखिए फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ गया, नेक्स्ट टू टर्म में माइनस 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया। ये टर्म सेम होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 हमारा कॉमन आ गया, तो ये बच गया, या तो x प्लस 3 जीरो होगा या x माइनस 2 जीरो होगा। नेक्स्ट स्टेप आ गए। ठीक है, अब इस फाइनल आंसर x के लिए तो माइनस 3 प्लस 3 उधर आके माइनस 3 हो जाएगी, माइनस 2 उधर आके प्लस 2 हो जाएगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर, x इक्वल टू माइनस 3 होगा या 2 होगा, खत्म। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे सेकंड मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फिर से एक एग्जांपल लिया, 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी करना होता है तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, अगर खुद ही 1 है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम लोग डिवाइड करके उसको 1 बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो इसका मतलब हमको कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को सबसे पहला काम 2 से डिवाइड करना है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, अब पहला काम पूरा हो गया, x और कोफिशिएंट 1 बन गया। ठीक, अब आती है बात, अगला स्टेप ध्यान देना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे x का कोफिशिएंट है 5/2, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, x का कोफिशिएंट कितना है, 5/2। ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर हो गई, जो भी x का कोफिशिएंट उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमने x का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या हो गया, 5/4। 5/2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या हो गया, 5/4।
ठीक है। अब 5/4 जो आंसर आया, जो भी आंसर आया ध्यान दीजिएगा, जो भी एक्स कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे। इसका वाला एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 5/2, 5/2 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना है 5/4। तो इसका मतलब 5/4 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स सेम, 5/4 का स्क्वायर प्लस और 5/4 का स्क्वायर माइनस। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स में फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लग रहा है देखो, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 5/4 का स्क्वायर, माइनस 2ab को कैसे लिखा, माइनस 2 इंटू ए की जगह एक्स इंटू बी की जगह 5/4। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 2 इंटू 5/4 5/2 बन जाएगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर 5/2 दिया है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। प्लस 3/2 माइनस 25/16, 3/2 माइनस 25/16, 5/4 का स्क्वायर हो गया 25/16। तो यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, ये देखिए, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका होल स्क्वायर बन गया, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स होल स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लेके लिख लिया, 2 और 16 का एलसीएम 16, इसको ये सिंप्लीफाई कर, ठीक है। अब 24 माइनस 25 माइनस 1/16, माइनस 1/16 राइट साइड में चला जाएगा, तो प्लस 1/16। स्क्वायर जब भी हटता है आपको पता है रूट आता है और प्लस माइनस आता है, ये आपको सबको पता है, क्लास 7th 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर हटा प्लस माइनस रूट आ गया, 16 का रूट क्या होता है 4 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, दो आंसर बन गए। 5/4 RHS में जाके प्लस का हो जाएगा, ये लीजिए प्लस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बना, 1 प्लस एलसीएम ले लिया सिंपल, 1 प्लस 5/4 5 माइनस 1/4, तो आपका बन गया 6/4 4/4 3/2 एंड 1/2 इज द आंसर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हमने सीखा कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक। अब आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है, इसकी हमें प्रूविंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्लास 10th लेवल पे, ठीक है। क्लास 10 लेवल पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको एज इट इज मेमोराइज करके रखना है, ठीक। इसमें बस ABC की वैल्यू पुट करनी है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी ABC की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बना 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया ABC की वैल्यू आ गई, बस ये ABC की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। b की जगह -5, ठीक है, एक माइनस फॉर्मूले में होता है तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस b² b की जगह -5 का स्क्वायर -4, a की जगह देखो 2, c की जगह देखो 3, -4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 25 माइनस 24 1, तो 1 5 प्लस माइनस 1, 5 प्लस 1/4 5 माइनस 1/4 6/4, सेम आंसर। तो यही आंसर हमने देखो पीछे हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर से भी सेम आंसर निकाला था, ठीक है। यही सेम आंसर हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर से निकाला था, ठीक। अब आती है बात नेचर ऑफ रूट, ठीक है। अब वो जो दो रूट आए आपके, जो हमेशा एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, उनका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट, ठीक। नेचर ऑफ रूट के लिए मैंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी आपको x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप वीडियो पॉज करके पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के देखिए, ठीक है। अब जब आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो आपसे निकलेगा ही नहीं सॉल्यूशन, क्यों नहीं निकलेगा उसकी बात अभी हम लोग करते हैं। इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना भी जोड़ लो, कोई सा मेथड लगा लो, आपसे सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। अब क्यों नहीं निकलेगा उसका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखो रूट्स का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट, एक नई टर्म आ रही है आपके लिए डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, और ABC वही वेरिएबल है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब डिस्क्रिमिनेंट जो कैपिटल D, ये कैपिटल D ही बताएगा आपको कि रूट का नेचर क्या है। जैसे कैपिटल D अगर पॉजिटिव है
जो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसको हम बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया x की वैल्यू 2 और 3, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, रियल भी है, 2 और 3 रियल होते हैं और डिफरेंट भी है, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। बात क्लियर हो गई? ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी d इक्वल टू 0। ठीक है, d इक्वल टू 0 का मतलब दो वैल्यूज आएंगी लेकिन दोनों सेम आएंगी। ठीक है, दोनों सेम आएंगी, दोनों रियल है और सेम आएंगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, लास्ट आता है नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट्स का मतलब d लेस देन 0। ठीक है, ये केस है वो जो ऊपर जो आपने को क्वेश्चन दिया, इसीलिए आपको रूट नहीं निकली, क्योंकि उसके रियल रूट है ही नहीं, निकलेंगे कहाँ से? ठीक है, अब उस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जांपल लिया हमने, उस क्वेश्चन को हमने कैसे चेक कर रहे हैं रूट रियल नहीं है, तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 4 तो b 4, कांस्टेंट टर्म 5 तो c 5। ठीक है, तो कैपिटल D का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, abc की वैल्यू पुट कर दी, ये abc की वैल्यू पुट हो गई। ठीक है, जब abc की वैल्यू पुट करी तो सिंपलीफाई करके d आया -4। ये तो देख रहे हैं हम नेगेटिव है, और आप ऊपर देख रहे हो d लेस देन 0, इसका मतलब d तो लेस देन 0 आ गया। ठीक, और d लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब रियल रूट्स ही नहीं है। जब रूट्स ही रियल नहीं है, रियल रूट्स नहीं होते, इसका मतलब रूट्स होते हैं इमेजनरी। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लास 11th में है। तो अब बस हम लोग